नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य घटना है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी कहानी आप तक पहुँचाने के लिए इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह 4 चैनल के रिपोर्टरों को बुलाती है। 3 अप्रैल 2024 को और उन रिपोर्टरों से अपनी कहानी बताती है और सभी रिपोर्टर अपना माइक, कैमरा और आईडी लेकर फिर इसकी कहानी सुन करके अपने अपने स्टूडियो को वापस चले जाते हैं। और उसी दिन जब ये लोग उधर जाते हैं अपने स्टूडियो, और यह लड़की जो है खाना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। प्रतिदिन की तरह लोग सोच रहे थे कि वह अपने कमरे में सो रही होगी, और फिर 4 अप्रैल को जब उसका भाई काफ़ी देर हो जाती है और आभा नहीं जगती है, तब वह उसे देखने जाता है और जगाने जाता है कि आभा अभी इतने लेट तक क्यों सो रही है। तो जब उसका भाई जाता है तो देखता है कि आभा के हाथ से खून बह रहा है और अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर वह पंखे से लटक रही है। आनन फानन में लोगों ने नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। और इस प्रकार फिर उसकी यह कहानी और सिस्टम को झकझोर देने वाली, आपके मन मस्तिष्क को हिला देने वाली यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता होता था, एक माँ होती थी, एक बेटा है, एक बहू है और बहू के 2 बच्चे हैं और एक ननद है, आभा। तो जो स्वाति है, जो उस घर की बहू होती है, स्वाति की शादी कई 4-5 साल पहले हो गई थी और वह 10वीं पास थी। तो उसका इच्छा था पढ़ना चाहती थी, पढ़ने की उसकी इच्छा थी। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वह पढ़ने में ठीक भी थी। तो उसके पति ने कहा ठीक है पढ़ो। सास ने भी कहा पढ़ो, ससुर ने भी कहा पढ़ो। जब सब लोगों की इजाज़त मिल गई तो स्वाति ने अपना एडमिशन जो है करीब 12-13 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज में उसने करवा लिया, और जहाँ उसकी ननद भी पढ़ती थी, आभा। तो काम उम के अपना घर का सारा काम निपटाने में इसे कुछ लेट हो जाता था, तो आभा पहले चली जाती थी अपने कॉलेज स्कूल। उसके बाद यह चली जाती थी। फिर जाने में करीब 1 किलोमीटर निर्जन रास्ता था,
और उसके बाद फिर सड़क थी जिससे वहीं पर बस मिलती थी और ये लोग बस पकड़ करके अपने विद्यालय को जाते थे। इसी क्रम में एक दिन ऐसा होता है कि उसी बस में 3 लड़के भी यात्रा कर रहे होते हैं। जहाँ से स्वाति बैठती है वहीं से ये लोग भी बैठते हैं और ये तीनों लड़के कुछ दूसरे ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन आना जाना इसी बस से होता था। तीनों लड़के एक ही जगह से बैठते थे तो इन लोगों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इन लोगों के मन में खुराफात सूझने लगी और स्वाति जब स्कूल से आती थी तो ये लोग बहुत फप्तियाँ खसते थे और इन लोगों की नीयत स्वाति के ऊपर ख़राब हो गई। तो एक दिन की घटना है, जब स्वाति वहाँ से अपने घर को आ रही थी, जैसे ही बस से उतरती है, बस से उतरने के बाद जो 1 किलोमीटर का इसका निर्जन रास्ता था, उस रास्ते पर जब कोई दिखाई नहीं देता है इधर उधर और ये तीनों लड़के जो है उसको अकेला देख करके मौके का फ़ायदा उठा करके ये लोग उसको दबोच लेते हैं और तीनों गैंग रेप करते हैं इस लड़की के साथ, स्वाति के साथ। और गैंग रेप करते समय इनका एक साथी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद स्वाति को कहता है कि अगर इस घटना के बारे में किसी से तुमने बताया तो तुम्हारा यह वीडियो हम लोगों ने बना लिया है, जिसको सोशल मीडिया पर हम लोग वायरल कर देंगे और तुम्हारे पति को भी भेज देंगे। यह सब सुन कर के स्वाति बहुत डर जाती है, बहुत सहमी हुई किसी प्रकार वह घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसके मन में तमाम भावनाएं उठने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा किस तरह से जीवन यापन होगा। अगर पति जान जाएगा तो हमको छोड़ देगा, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो वह किसी से कुछ नहीं बताती है, फिर स्कूल जाने लगती है और आए दिन ये लोग जो है फिर इसी प्रकार कोशिश करते हैं और एक दिन फिर ऐसा ही घटना को अंजाम फिर देते हैं ये लोग। फिर तीनों लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और गैंग रेप फिर करते हैं, फिर वही धमकी पुराना वाला। तो स्वाति डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद जब घर जाती है तो अपने ऊपर बीती हुई इस घटना को उसने अपने ननद से बताया और ननद से कहा कि आप जो है हमारी मदद करो। तो उसकी ननद आभा बोलती है, ठीक है भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। और ये लोग आगे पीछे जो जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा था। अब ये दोनों ननद और भाभी एक साथ जो है विद्यालय के लिए निकलती थी और एक साथ स्कूल जाने लगी। तो 10 दिन तक तो सब ठीक चला। 10 दिन के बाद फिर ये दोनों ननद भाभी जब उसी निर्जन रास्ते पर से आ रही थी तो फिर यही तीनों लड़के इन दोनों के साथ निर्वस्त्र करके और दोनों के साथ तीनों लड़के जो है फिर गैंगरेप करते हैं। और इन तीनों लड़कों का नाम था, एक का लालचंद, एक का अशोक, एक का शिवचंद। जो शिवचंद था वह राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था और
फिर वहीं धमकी दे कर के ये अपराधी सब चले जाते हैं। अपराधियों के जाने के बाद ये दोनों ननद और भाभी फिर अपने घर को जाती हैं। घर जाने के बाद बहुत ही गिल्टी, बहुत ही ग्लानि फील होती है स्वाति को। और स्वाति अपने मन मन में सोच रही थी कि मेरी वजह से मेरी ननद आभा की भी इज्जत आज लुट गई। यह तो बहुत ही दुखदाई है। मैं आज नहीं तो कल यह निश्चित रूप से अपराधी हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो इससे बेहतर है कि हम जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। और स्वाति अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लेती है और वह लगभग 80-85% झुलस जाती है। लोग उसको जलता हुआ देख करके आग बुझाने की कोशिश करते हैं। परिवार वाले और गांव के आसपास के लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन वह अस्पताल जाते जाते बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो इधर स्वाति के माता पिता जो थे, उन लोगों ने स्वाति के सास ससुर, ननद और उसके पति के ऊपर जानबूझकर जला देने की, दहेज उत्पीड़न की, इस तरह की एक FIR थाने में दर्ज कराते हैं। तो जब थाने में इस प्रकार का FIR दर्ज हो जाता है तो पुलिस आ जाती है अस्पताल पर। चूँकि अभी पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही थी कि स्वाति का बयान इन्होंने नहीं लिया था, पुलिस वालों ने नहीं लिया था। तो ये लोग फिर बयान लेने के लिए जब अस्पताल पहुंचते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं अस्पताल के, तो उन्होंने कहा कि अभी स्वाति होश में नहीं है, इसलिए उससे बात नहीं की जा सकती है। जैसे ही वो होश में आएगी हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बाहर बैठिए। करीब 1 घंटे बाद परिवार के लोग और पुलिस वाले सब अस्पताल में बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर आता है 1 घंटे के बाद तो कहता है कि स्वाति होश में आ गई है, आप उसका बयान ले सकते हैं। तो दरोगा जी जाते हैं और स्वाति का बयान लेते हैं। तो स्वाति कहती है कि मुझे मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी ननद सभी लोग निर्दोष हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने अपने आप को स्वयं से आग लगाया है और स्वयं से मैं जल गई हूँ। और इतना ही कह कर के वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर पुलिस सारी औपचारिकताएं पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करके लाश को भेज देती है और इसका पोस्टमार्टम अस्पताल में होने लगता है। चूँकि स्वाति का बयान पुलिस ले चुकी थी, इसलिए उसके माता पिता द्वारा जो FIR दर्ज की गई थी उस विषय पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। और पोस्टमार्टम के बाद इन लोगों को स्वाति की बॉडी सुपुर्द कर दी जाती है उनके परिवार वालों को और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना ने आभा को, जो स्वाति की ननद थी, उसको झकझोर के रख दिया कि भाभी इस तरह से डर के मर गई, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं और इन दरिंदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और कानूनी कार्रवाई करके इन तीनों को सज़ा दिलवाऊंगी। वह जो है आभा
धीरे धीरे जब इसका स्वाति का सारा क्रियाक्रम गुजर जाता है तो फिर स्कूल जाना शुरू करती है और फिर उसके साथ भी वही घटना फिर दोहराई जाती है। ये तीनों लड़के फिर उसको उसी स्थान पर रास्ते में पकड़ करके फिर दोबारा गैंगरेप करते हैं। फिर जब वो घर आती है तो तुरंत पहले थाने जाती है और थाने जा कर के FIR दर्ज करवाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। नामजद रिपोर्ट होती है इसलिए कि लगभग सबको जानती थी, तीनों अपराधियों को वह जानती थी। तो पुलिस 2 लोगों का नाम तो लिख लेती है, अशोक और लालचंद का नाम लिख लेती है, लेकिन तीसरा अपराधी जो होता है शिवचंद, इसका नाम नहीं लिखती है। कहती इस नाम को तुम भूल जाओ। पुलिस कहती है इस नाम को तुम भूल जाओ, बाकी 2 लोगों को हम गिरफ्तार करके उसको सज़ा दिलवाएंगे। 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उनको जेल भेज देती है, लेकिन तीसरे का नाम ही नहीं लिखती है। तो आभा कहती है कि जब तीनों थे तो तीनों का नाम, तीसरे का नाम आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो पुलिस वालों को, चूँकि वह एक शिवचंद जो था वो राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था, इसलिए उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते। और इसके लिए ये लोग जो है सोच रहे थे कि क्यों न इसको इतना परेशान कर दिया जाए, इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि ये खुद ही मुकदमे से हट जाएगी और शांत होकर घर बैठ जाएगी। तो कहते हैं कि तुम्हारा मेडिकल परीक्षण होगा और यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल में इसको भेजते हैं ये लोग। तो आभा तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूँकि न्याय उसको पाना था, अपराधियों को सज़ा दिलानी थी, तो वह जो है जाती है अस्पताल। और 10-12 किलोमीटर दूर था तो आने जाने में समय लग गया। वहाँ जाने पर डॉक्टर नहीं मिला, शाम तक उसने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद घर तक आते आते फिर रात हो गई। तो फिर अगले दिन सुबह फिर वो पुलिस थाने जाती है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि कल तो डॉक्टर साहब कहीं चले गए थे इमरजेंसी में, आज वो हैं, हमसे उनसे बात हो गई है हम लोगों से, और आज तुम चले जाओ, तुम्हारा मेडिकल परीक्षण हो जाएगा। तो मरता क्या न करता। फिर आभा ने सोचा कि अपराधियों को सज़ा दिलानी है तो करना ही पड़ेगा, तो गई फिर अपना मेडिकल परीक्षण कराने के लिए। तो डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारा मेडिकल परीक्षण करते हैं। तो डॉक्टर ले गया कमरे में। उसका मेडिकल परीक्षण करने के बहाने उसने फिर वही कर्म किया जो इन तीनों अपराधियों ने किया था, तीनों दरिंदों ने किया था, वही कर्म इसने भी किया। और यह सब देख करके आभा का दिल एकदम ग्लानि से भर गया और वहाँ से वह चली आई। घर आने के बाद फिर वह थाने गई। तो थाने में एक बड़ा अधिकारी उस दिन बैठा हुआ था। उस अधिकारी ने इसको बुलाया और कमरे में फिर उसके एक तरह से शब्दों द्वारा उसके तन के सारे कपड़े उतार रहा था। तो आभा को बहुत खराब लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। और उस अधिकारी ने कहा कि ये जो तीसरे नाम का तुम रट लगाए हुई हो, उस नाम को तुम भूल जाओ। तो आभा समझ गई थी कि अब कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं करेंगे। वो घर जाती है और 4 चैनल के रिपोर्टरों को फ़ोन करती है और चारों लोगों को, ये 3 अप्रैल की घटना है, 3 अप्रैल को
जो है बुलाती है इन लोगों को। 3 अप्रैल को ये लोग 11 बजे के आसपास चारों चैनल के रिपोर्टर संवाददाता पहुंच जाते हैं और उसके घर पर वह चारों चैनल के रिपोर्टरों को अपना इंटरव्यू देती है, अपनी कहानी बताती है। और कहानी बताने के बाद उसने कहा कि मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस खबर को आप लोग ज़रूर चलाएं अपने चैनल पर। और चारों चैनल के रिपोर्टर अपना माइक, कैमरा, आईडी लेकर के फिर वहाँ से अपने अपने स्टूडियो को चले जाते हैं। और इधर आभा जो है शाम को खाना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और अगले दिन उसका भाई देखता है कि आभा अब तक जगी नहीं, क्या बात है, तो आभा को जगाने के लिए जाता है। आभा को जब जगाने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है और वह अपने दुपट्टे का फंदा बना करके फांसी लगा करके वह पंखे से झूल रही है। आनन फानन में परिवार वालों ने तुरंत उसको नीचे उतारा, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। पहली बार गांव और आसपास के लोगों का पुलिस के प्रति गुस्सा जागा और आभा की लाश लेकर लोग थाने पहुंच गए और वहां प्रदर्शन करने लगे। जब थाने पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस को समझ में आ गया कि अब अगर कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में हम लोग फंस जाएंगे। इसीलिए ये लोग जो है जब एफआईआर उसमें उसका नाम डालते हैं, शिवचंद का भी, और 16 घंटे के अंदर अंदर, जिसको वहीं पुलिस 2-2.5 महीने तक नहीं कर पाई, उसको आज वहीं पुलिस 16 घंटे में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल अभी तो न्याय अधूरा है, लेकिन यह जो आभा थी, आभा ने सही किया कि गलत किया है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो काम वह जीते जी नहीं कर पाई, उसको मरना पड़ा अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए। कितने दुख की बात है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है कि जीते जी आदमी जो है अपने इन अपराधियों को सज़ा नहीं दिला पाता। बहुत ही कष्ट की बात है। जिसके पास जितने पैसे होते हैं, जितना वो रसूख वाला होता है, वह उतना ही सुरक्षित होता है, उसके लिए सारे अधिकार हैं कि वह कुछ भी कर सकता है। तो मित्रों, ये कहानी आज आप लोगों के सामने रही। यह कहानी सुनाने में बहुत ही मानसिक कष्ट हो रहा था और सुनने में भी आप लोगों को भी काफ़ी कष्ट हुआ होगा। और इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि किसी भी अपराध के प्रति इस तरह से चुप हो जाना, आवाज़ उठाना ज़रूरी है और समय से पहले आवाज़ उठाना है। इस तरह से दब करके बैठ जाना, निश्चित रूप से इन अपराधियों का हौसला बुलंद होता रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस कहानी को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।
जय भारत।